Main features. The National Agriculture Policy 2000 has incorporated the following main feature. ठीक है, तो फर्स्ट फीचर क्या है? प्राइवेट पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन होना चाहिए था, ये फीचर था नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 का। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, प्राइवेट एंटरप्राइजेस वुड बी एनकरेज्ड थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। देखो, लैंड लीजिंग अरेंजमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैपिटल इनफ्लो एंड assured market for crop production, especially of oil seeds, कॉटन एंड द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, देखो क्या बोला इन लोगों ने कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक है, देखो अगर प्राइवेट एंटरप्राइजेज जो है उसका पार्टिसिपेशन होगा तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, कैपिटल इनफ्लो होगा, और मार्केट तक ये प्रोडक्शन जो है, क्रॉप्स जो है वो मार्केट तक जाएंगे। एंड जो हॉर्टिकल्चर है मतलब फ्रूट्स वगैरह सब फ्लावर्स, उसका भी मार्केट होगा। प्लस जो कॉटन है जो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं वो भी ट्रांसफ़र होंगे। मतलब इंडस्ट्री फार्मर से एग्रीकल्चर सेक्टर से बाय करेगी और एग्रीकल्चर सेक्टर्स उन लोगों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा बिजनेस का, तभी एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होगी तो फार्मर अपने हिसाब से क्रॉप्स उगाते हैं। ठीक है, और वो फिर ज़्यादा हो जाते हैं, फिर वो बिकते नहीं हैं, फिर उनको नुकसान हो जाता है। अगर वो बिकते नहीं हैं तो फिर उनको सारे पैसे जो लगाए होते हैं क्रॉप्स उगाने के लिए वो वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो रहती नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि एक प्राइवेट सेक्टर्स ने किसी दो तीन फार्मर को बोला कि हमें इतने अमाउंट में इतना क्रॉप्स चाहिए। ठीक है, इतना अनाज हमें चाहिए, या फिर इतना कॉटन चाहिए, इतना ऑयल सीड्स चाहिए, इतना शुगर कैन चाहिए, राइट, इतना फ्लावर चाहिए। अगर ये सारा चीज़ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया फार्मर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, तो फार्मर उतने ही क्रॉप्स उगाएगा, तो वेस्ट तो होगा नहीं, राइट, और उतने ही क्रॉप्स उगाएगा और फिर उतना बेच देगा प्राइवेट सेक्टर को। फिर फार्मर को भी फ़ायदा हो जाएगा और प्राइवेट सेक्टर को भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, ये फीचर है नेशनल एग्रीकल्चर का, ये फीचर है, तो कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब होगा। अभी सेकंड क्या है? हाँ, कॉम्पिटिटिव अप्रोच। देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉम्पिटिटिव अप्रोच होना चाहिए, कंपटीशन लेवल बढ़ना चाहिए, इसलिए ये पॉलिसी अनाउंस की गई थी, राइट। इसका फीचर है सेकंड, क्या बोला है? अंडर द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर एवरीवेयर हैज़ बिकम मोर लिबरलाइज्ड विद द लेस क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब बोला गया था कि जो एग्रीकल्चर है वो मोर लिबरलाइज्ड होनी चाहिए, मतलब उसको बहुत ज़्यादा फ्रीडम होनी चाहिए, और लेस क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन मतलब जो भी रिस्ट्रिक्शन होंगे बहुत ही कम होंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो भी रिस्ट्रिक्शन होंगे बहुत कम होंगे। ये सारी चीज़ें क्यों हुई थी? कंपटीशन लेवल बढ़ाने के लिए, मतलब एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। देखो अगर कंपटीशन होगा तो ही इम्प्रूवमेंट होते हैं परफॉर्मेंस में। ठीक है, अगर कंपटीशन होगा नेशनल लेवल पे तो एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे क्रॉप्स उगाएगी। ठीक है, बट उसके लिए उसके पास पैसे भी होने चाहिए जो पॉलिसीज में जो इस पॉलिसी में इंक्लूड किए गए हैं, ऐसा रिफॉर्म भी होगा। देखो, there is a more international competition in this sector. Accordingly, the focus of the government's new policy is on the efficient use of the resources and टेक्नोलॉजी, एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, जो मैंने भी बोला, ठीक है, टू द फार्मर एंड देयर प्रोटेक्शंस फ्रॉम द सीजनल प्राइस फ्लक्चुएशन। देखो सीजनल प्राइस फ्लक्चुएशन क्या होता है? अगर सीजन चेंज हो जाते हैं तो फिर क्रॉप से वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, सीजन चेंज हुए तो फिर क्रॉप्स बिकते नहीं है, क्योंकि सीजन वाइज होता है ना, क्योंकि प्राइस में फ्लक्चुएशन होने लगती है। ओके, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, और कंपटीशन लेवल बढ़ने का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग अकॉर्डिंगली द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसी इज ऑन द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं वो बहुत ही एफिशिएंट मैनर में यूज होने चाहिए, क्योंकि वो वेस्ट होंगे तो फिर क्रॉप्स अच्छे से उग नहीं पाएंगे ना। एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट। अगर कंपटीशन लेवल बढ़ाना है, एग्रीकल्चर को लिबरलाइज कर दिया है,
ग्लोबली चल रही है वो, तो उसके लिए फार्मर के पास क्रेडिट भी तो होने चाहिए, पैसे भी तो होने चाहिए, राइट। तो क्या लिखा है, एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर, ये इंपॉर्टेंट बात थी। इस तरह कंपटीशन लेवल बढ़ सकता है। और इसका एम था कि जो भी फ्लक्चुएशन होगा प्राइस पे, उसका फार्मर पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। डब्ल्यूटीओ ने ऐसा रिकमेंड किया था कि जो भी प्राइस फ्लक्चुएशन होगा, ऐसे स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि उसका फार्मर पर वर्ल्ड मार्केट की वजह से एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो ये सेकंड फीचर है। थर्ड क्या है, एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर इन द चेंज्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक सिनेरियो, इट इज इनवेटेबल फॉर द फार्मर, इनवेटेबल मतलब होता है कंपलसरी फॉर द फार्मर्स टू डिपेंड लेस ऑन गवर्नमेंट। ओके, मतलब कहने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक जो वर्ल्ड है इकोनॉमिक का, वो उसके सिनारियो चेंज होते जा रही है, मतलब इकोनॉमिक चेंज होती जा रही है। तो कहने का मतलब है कि ये कंपलसरी होना चाहिए फार्मर के लिए कि वो लोग गवर्नमेंट पे कम डिपेंड हो। वो कैसे होगा, सब्सिडीज, जो सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट और कंसेशन देगी टैक्स वगैरह में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ख्याल इसका रखना पड़ेगा इस फीचर में कि एग्रीकल्चर में एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, और भी मतलब कि एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर में होनी चाहिए। और ये कैसे होगी, अगर देखो, अगर एग्रीकल्चर में एफिशिएंसी होगी ना, तो कॉस्ट रिडक्शन तो होना ही है, क्योंकि एफिशिएंसी का मतलब ही यही होता है कि जो भी रिसोर्सेज यूज़ करते हैं वो ऑप्टिमम मैनर में यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से कॉस्ट में क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा कॉस्ट। ठीक है, और कॉस्ट रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, मतलब अच्छी फसल होगी, अच्छे कंपटीशन बढ़ेंगे, लाइक। तो ये फीचर है नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 का, एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट फीचर क्या है नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी का, टैक्स रिफॉर्म। ठीक है, जो टैक्स था, टैक्स स्ट्रक्चर था, टैक्स रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, उसका रिफॉर्म इस पॉलिसी के थ्रू हुआ था। ठीक है, देखो, चेंजेस इन द टैक्स स्ट्रक्चर और द लेवल वुड बी इंट्रोड्यूस बाय रिवीविंग द एक्साइज ड्यूटी on materials such as farms, machinery and the implements, fertilizer or any other inputs and the activity। देखो, टैक्स रिफॉर्म की वजह से क्या हुआ कि जो भी एक्साइज ड्यूटी लगती है मटेरियल्स एंड द फार्म मशीनरी जो होती है, उसमें कुछ चेंजेस आए, राइट। क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स लगने की वजह से ये फार्मर को अफोर्ड नहीं हो पा रहा था, राइट। तो ये सारे टैक्स टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, और जो भी इनपुट्स थे, फर्टिलाइजर और एनी अदर इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स जो भी थे, उस एक्टिविटी में भी बहुत सारे चेंजेस हुए टैक्स को लेके, राइट। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि टैक्स लगने की वजह से प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, राइट। तो वो टैक्स रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी था एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, द स्ट्रक्चर of of tax on food grains and the commercial crops would also be reviewed। देखो, कहने का क्या मतलब है, जो कमर्शियल क्रॉप थे, फूड ग्रेन्स थे, उससे जो टैक्स लगता था ना, उसको भी चेंज किया, उसको भी रिफॉर्म किया। क्योंकि जो कमर्शियल क्रॉप है, फूड ग्रेन्स है, वो बहुत ही इनकम जनरेट करते हैं फार्मर के लिए। अगर वो कमर्शियल क्रॉप बनाता है तो उससे बहुत ही ज़्यादा इनकम मिलता है फार्मर को। कमर्शियल क्रॉप मतलब क्या होता है, शुगर कैन हो गया, जूट हो गया, राइट, जिससे कि इंडस्ट्री में यूज होता है कमर्शियल क्रॉप्स का। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। टैक्स कंसेशंस वुड बी बेटर देन द अनवारंटेड सब्सिडीज। ठीक है, अब टैक्स कंसेशन दिया गया है, मतलब टैक्स कम किया गया, कुछ कुछ ऐसे फूड ग्रेन्स थे, कुछ कुछ ऐसे कमोडिटी थी और रॉ मटेरियल था जिसपे टैक्स कंसेशन दिया गया इस पॉलिसी के थ्रू। ये फीचर है नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी का। ठीक है, अभी नेक्स्ट फीचर क्या है, इंटरनल ट्रेड। देखो, इंटरनल ट्रेड में क्या कहते हैं ये लोग, इंटरनल मूवमेंट एंड द ट्रेड इन द एग्रीकल्चर कमोडिटी विल बी लिबरलाइज्ड बाय द प्रोग्रेसिवली रिड्यूसिंग द existing restriction in whichever manner they may be including tax। ठीक है, देखो क्या किया है, जो भी मतलब इंटरनल मूवमेंट, मतलब इंटरनली, मतलब विद इन द कंट्री जो भी ट्रेड होता है एग्रीकल्चर कमोडिटी का, उस पे टैक्स और रिस्ट्रिक्शन जो है पहले से, उसको क्या करना है, रिड्यूस करना या फिर इम्प्रूव करना, राइट। ये सारे चेंजेस किए थे। दिस विल encourage the market to play its role in the determination of the agriculture prices।
राइट। इस तरह क्या होगा कि अगर लिबरलाइज्ड हो जाएंगे जो भी इंटरनली ट्रेड कर रहे हैं, राइट, फार्मर्स जो विद इन द कंट्री ट्रेड कर रहे हैं एग्रीकल्चर कमोडिटी का, अगर रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगे और उनको बहुत सारी लिबरलाइज्ड मिलेगी, राइट, तो इससे क्या होगा कि दिस विल इंक्रीज द मार्केट टू प्ले इट्स रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द एग्रीकल्चर प्राइजेस। अगर लिबरलाइजेशन हो जाएगा, फ्रीडम मिल जाएगी, तो वो प्राइस भी डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब प्राइस भी डिसाइड कर सकते हैं डिमांड और सप्लाई के थ्रू। ठीक है। अभी क्या है, गवर्नमेंट वुड ऑल्सो enlarge the coverage of the commodity future market to minimize the wide fluctuation in the commodity prices also for hedging their risk। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें और बहुत सारी स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट निकालेगी, राइट, जिसकी वजह से जो भी फ्लक्चुएशन होता है एग्रीकल्चर कमोडिटी में, वो उसका बैड इफेक्ट एग्रीकल्चर और फार्मर पे ना पड़े, राइट। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि अगर प्राइस फ्लक्चुएशन होता है तो क्या होता है कि फार्मर को सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज आता है, क्योंकि वो इतने सारे पैसे लगा के क्रॉप्स उगाते हैं और प्राइस फ्लक्चुएशन होने की वजह से, या फिर वो सारे फूड ग्रेन्स वगैरह बिकने ना, जो बिक नहीं पाते हैं, मतलब सेल नहीं हो पाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है फार्मर को। तो गवर्नमेंट ये मिनिमम प्राइस सपोर्ट सेट करके रखती है कि अगर नहीं बिका तो फिर भी हम इतने प्राइस में खरीद लेंगे, राइट, ये सारी चीजें होती थी। अभी क्या है फीचर इसका, प्लांट वेराइटीज एंड सीड्स। देखो, बहुत वैरायटी की जो भी वैरायटी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सीड्स मिलेगी फार्मर को, राइट, क्रॉप्स उगाने के लिए, जो बहुत ही बेनिफिशियल था फार्मर के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी सीड्स, बोलते हैं ना हाई वैरायटी, जो सीड्स मिलती है जो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रहती है, तो जितने अच्छे सीड्स रहेंगे उतने अच्छे क्रॉप्स उगेंगे, और जितने अच्छे क्रॉप्स उगेंगे उतने अच्छा उनको इनकम अर्निंग होगा फार्मर को, राइट, जिसकी वजह से जीडीपी प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फार्मर की बढ़ती है। तो देखो क्या लिखा है इन लोगों ने, प्रोटेक्शन थ्रू द legislations would be provided to encourage research and the breeding new varieties। देखो, अब प्रोडक्शन और मतलब रिसर्च होगा तभी पता चलेगा कि एग्रीकल्चर में ऐसे कौन सी चीज़ों से और भी वैरायटी के प्रोडक्ट हम लोग उगा सकते हैं, राइट। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पता चलेगा, और वही सीड्स फिर फार्मर को देंगे वो लोग, राइट। ब्रीडिंग वगैरह, ब्रीडिंग मतलब क्या, नए नए प्रोडक्ट, नए नए क्रॉप्स को उगाना, नए नए सर्च करके, राइट। क्या लिखा है देखो, गवर्नमेंट वुड रिक्वायर टू इनैक्ट अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन फॉर दिस पर्पस, और गवर्नमेंट को बहुत सारे लेजिस्लेशन, बहुत सारे लॉज वगैरह निकालने चाहिए इस चीज के लिए। इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट पुअर फार्मर फ्रॉम द एक्सप्लॉटेशंस बाय द मल्टीनेशनल, ओके, थ्रू देयर पेटेंट राइट्स। ठीक है। अब जो फार्मर हैं उनको एक्सप्लॉटेशन से बचाना है, और मतलब बाय द मल्टीनेशनल जो भी होते हैं कंपनी, जो भी बड़े फार्मर्स होते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, वो उनकी वजह से फार्मर को एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो इसको बचाने के लिए क्या बोला इन लोगों ने, थ्रू देयर पेटेंट राइट्स, कि हर एक क्रॉप्स, हर एक चीज़ों पे पेटेंट्स राइट होने चाहिए। देखो, पेटेंट राइट्स होने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो क्रॉप है, वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता। अगर आपने कोई रिसर्च किया है किसी भी सीड्स का, तो वो और कोई ना ले सके, पेटेंट राइट होना चाहिए, क्योंकि पेटेंट राइट होने की वजह से क्या होता है कि जिसने रिसर्च किया उसको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। The other area that required encouragement for the development are animal husbandry, right। देखो, और भी बहुत सारी एरियाज से एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जिसको डेवलपमेंट करना बहुत ही ज़रूरी था, राइट। और एनिमल हस्बेंड्री, राइट, पोल्ट्री एंड द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है। जब ये फिश वगैरह है और मिल्क प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को क्या करना, प्रोटेक्ट करना और डेवलप करना। नेक्स्ट फीचर क्या है इन लोग का, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में क्या इम्प्रूवमेंट हुए होंगे, रूरल इलेक्ट्रिसिफिकेशन, न्यू एंड द रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी for the irrigation, rural and the farm gradate are some of the area of infrastructure where the government will actually involve in the providing these services। ठीक है। अब गवर्नमेंट को बहुत ही एक्टिव होना पड़ेगी ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए फार्मर को। देखो, रूरल एरिया में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक से बहुत सारे ट्रैक्टर्स वगैरह चलते हैं, ट्यूबवेल्स चलते हैं, राइट, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर होती है, और जो खेतों में पानी दिया जाता है, राइट, वो कैसे होता है, ट्यूबवेल से होता है, और ट्यूबवेल कैसे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ठीक है।
तो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी देना बहुत ज़रूरी था फार्मर को, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए भी, राइट। तो और क्रेडिट फैसिलिटी भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। Increase in the productivity of the agriculture cannot be achieved unless required inputs are made available, ठीक है। बहुत अच्छी लाइन है ये, देखो। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो ये सारी फैसिलिटी उनको अवेलेबल करानी पड़ेगी, राइट। अगर उनको ये सारी फैसिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी नहीं है, फर्टिलाइजर फैसिलिटी नहीं है, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, और क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है, तो फिर तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी हो ही नहीं सकती, राइट। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी होने के लिए ये सारी चीज़ें जो है, इनपुट्स है, रॉ मटेरियल है, उनको मतलब फार्मर को अवेलेबल होना ही चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एनर्जी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। जो एनर्जी होती है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को के प्रोग्रेस के लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है फार्मर को अवेलेबल कराएंगे तो ही एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन होगी एग्रीकल्चर का, और एग्रीकल्चर डेवलप करेगी, ठीक है। ये फीचर था। अ, ये फीचर क्या है, नेशनल लाइव स्टॉक ब्रीडिंग एंड स्ट्रेटजी। देखो इसमें क्या बोलते हैं, द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी plans to meet the requirement of milk, meat, egg, livestock product, and enhance the role of drought animals as a source of energy for farming operation, ठीक है। देखो ये इसका मतलब क्या होता है कि जो भी रिक्वायरमेंट है लोगों की और फार्मर की, वो कंप्लीट करना है, कैसे, मीट, एग, और भी बहुत सारी चीज़ें, लाइवली स्टॉक जो एनिमल्स होते हैं, उस एनिमल को इतना इम्प्रूव करना, इतनी एनर्जी करना, उसको बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोवाइड करके कि वो फार्मिंग ऑपरेशन में काम आ सके, राइट। ये एक फीचर था एग्रीकल्चर पॉलिसी का। देखो फाइनेंस, सेकंड और नेक्स्ट फीचर क्या है, फाइनेंस। क्रेडिट एज वी नो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द एग्रीकल्चर प्रोग्रेस। देखो सारी चीज़ें अवेलेबल है, अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है फार्मर के पास तो वो सारी चीज़ें खरीद नहीं पाएगा और प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। तो ये जो क्रेडिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ प्रमोट अ वैरायटी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड द क्रेडिट ऑन इजी टर्म टू द फार्मर, ठीक है। गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रमोट किया कि वो फार्मर को इजी वे में क्रेडिट प्रोवाइड कर सके, क्योंकि फार्मर उतने पढ़े लिखे नहीं होते, इलिटरेट होते हैं, राइट। तो उनको इतनी समझ नहीं होती, तो उनको जो भी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए वो इजी वे में होनी चाहिए। हाउएवर अ गुड नंबर ऑफ द फार्मर्स, स्पेशली द स्मॉल एंड द मार्जिनल वंस, आर येट टू बी अ ब्रॉट विद इन द रीच ऑफ द इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो जिनको ज़रूरत है कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तक पहुँच पाए। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट लेना है ये पता ही नहीं होता है, राइट। या फिर वो वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनको पता नहीं होता है कि इस टर्म पे लोन मिल सकता है, इस क्रॉप के लिए लोन मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती थी। तो ये इसका एम था कि उनको ये सारी बातें बताई जाए। Effort will be the undertaken to bring the this section under the institutional finance through the various scheme, और बहुत सारे स्कीम के थ्रू ये सारी फैसिलिटी फार्मर को प्रोवाइड करनी चाहिए थी। इंश्योरेंस स्कीम, अब नेक्स्ट फीचर क्या है, इंश्योरेंस स्कीम। देखो इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा एक बोल सकते हैं कि पॉलिसी स्कीम है जो फार्मर के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर किसी नेचुरल कैलेमिटीज में कुछ हो गया क्रॉप्स वगैरह को, तो वो इंश्योरेंस सेक्टर के थ्रू वो रिकवरी हो सकती है। एन इंश्योरेंस पॉलिसी स्कीम टू बी इंट्रोड्यूस टू कवर द एक्टिविटी राइट फ्रॉम द सोविंग ऑफ द सीड टू पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन, ठीक है। जो बीज बोने से लेके फसल काटने तक और उसको बेचने तक, राइट, तैयार हो जाती है ना हार्वेस्ट के बाद, हार्वेस्टिंग करते हैं मतलब अ, जैसे कि जो भी है फसल को फिर मतलब उसको साफ करके उसको बीज बीज में कन्वर्ट, मतलब गेहूं है जो और जो राइस है उसको हार्वेस्टिंग के थ्रू ही लाया जाता है, ठीक है, बेचने के लिए। इंक्लूडिंग मार्केट फ्लक्चुएशन,
क्या लिखा है यहाँ पे देखो, सोइंग ऑफ द सीड टू पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन इंक्लूडिंग मार्केट फ्लक्चुएशंस इन द प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ तक मतलब सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक की पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। क्रॉप्स इंश्योरेंस प्रोवाइड्स द हेड्स अगेंस्ट द रिस्क विच फार्मर फेस ड्यू टू द क्रॉप फेलर और वोइंग टू द नेचुरल कैलेमिटीज। देखो यहाँ पे लिखा है, अगर नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह हो गई तो वो रिकवरी कर सकते हैं अगर इंश्योरेंस हुआ रहता है उस पर्टिकुलर क्रॉप्स या फिर किसी भी चीज़ का उस एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, एनिमल्स का। ओके, तो ये इंश्योरेंस स्कीम था उसका फीचर। अभी नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफॉर्म द इंडियन एग्रीकल्चर। देखो, transform the Indian agriculture. The agriculture policy attempt to transform the agriculture sector from the less productive into the modern, dynamic and the more productive one. देखो, जो बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप्स की एग्रीकल्चर थी उसको एक मॉडर्न में ट्रांसफर करना, राइट। तो ये ट्रांसफर कैसे होगा, जब गवर्नमेंट बहुत सारे एफर्ट लगाएगी, बहुत सारे स्कीम्स देगी, बहुत सारी क्रेडिट फैसिलिटी देगी, राइट। तो ये ये फीचर है नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी का, मतलब कि ऐसा होगा। ठीक है, a, f- a 4% growth has been targeted in order to have enough supply of the agriculture commodity। ठीक है, 4% जो ग्रोथ होगा एग्रीकल्चर का वो टारगेट था कि हर एक साल, अभी हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था कि हर एक साल 4% से ज़्यादा ग्रोथ होना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, राइट। तो ये अगर ये टारगेट अचीव होता है तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई हो सकता है, ठीक है, एक अच्छी क्वांटिटी में। इट इज़ द नेसेसरी टू सपोर्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर विथ ऑल द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी था टेक्नोलॉजी चेंजेस में। ठीक है, इनपुट सप्लाई, टैक्स रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, ये सारी चेंजेस तो होंगी। मतलब ट्रांसफर कर, मतलब कहने का क्या मतलब है, ट्रांसफर मतलब जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, एडवांस टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्म करना, राइट। टैक्स रिफॉर्म करना, जो पहले टैक्स स्ट्रक्चर था उसको रिफॉर्म करना, चेंज करना, राइट। तो ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। इंडियन एग्रीकल्चर में ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन होने चाहिए, राइट। रूरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये, रूरल डेवलपमेंट। देखो, द जनरल चेंजेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स एंड इन द रिलेटेड एक्टिविटी विल हेल्प टू प्रमोट द रूरल डेवलपमेंट। ये सारे जो चेंजेस अगर हुए, राइट, इस पॉलिसी के थ्रू, तो रूरल डेवलपमेंट होगा ही कंपलसरी, डेफिनेटली होगा, राइट। डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज in the rural side would reduce the seasonal and the disguised unemployment। देखो, अगर ये सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगा, अगर ये डेवलपमेंट होंगे, तो इससे क्या होगा कि जो सीजनल फ्लक्चुएशन होगी वो तो रिड्यूस हो गई है, प्लस डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूरल एरिया में। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि देखो, एक कोई एक काम है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई एक खेत है, फील्ड है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 फार्मर लगने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ जरूरत कितनी है, 4 फार्मर की ही जरूरत है। बट जॉब न होने की वजह से, कोई भी और काम न होने की वजह से वहां पे कितने लगे हुए हैं, 8 फार्मर लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं, 8। तो जो 4 फार्मर है वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं काम करने का उस फील्ड में, राइट, क्योंकि जरूरत तो सिर्फ 4 की है ना, 4 तो टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इसलिए सिर्फ ऐसा दिखाने के लिए कि उनके पास भी जॉब है। तो उसे बोलते हैं हम लोग डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो 4 मतलब ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं ना काम करने का, उन्हें बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो वो रिड्यूस होगा अगर डेवलपमेंट होगा, अगर कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप होंगी, तो ये 4 जो बचे उनको सच्ची में जॉब मिलेगी, वो सच में जॉब करेंगे, राइट। उनको दिखावा नहीं करना पड़ेगा कि हम भी जॉब कर रहे हैं, कुछ ऑन कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें रिड्यूस होंगी अगर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी अच्छी तरह, और ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट होंगी, तो रूरल डेवलपमेंट डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो ये थे फीचर्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। ठीक है, थैंक यू।